अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा बेटा, आज एडवांस अकाउंटिंग का एक टॉपिक है, उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आपके साथ। और ये सिर्फ टॉपिक एडवांस अकाउंटिंग, जब भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात की जाती है तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, लिखा हुआ होगा फाइनेंशियल रेशोज। अब फाइनेंशियल रेशोज होता क्या है? यार बेसिकली ना ये टूल है, ये वो टूल है जिसके जरिए हम कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। मिसाल के तौर पे कंपनी लिक्विडेशन में कैसे चल रही है, मिसाल के तौर पे कंपनी सॉल्वेंसी में कैसे चल रही है। अब ये किया क्यों जाता है? जब देखिए, जब बिजनेसमैन आता है तो आप बिजनेसमैन को क्या ऑफर करते हैं? शेयर्स ऑफर करते हैं कि भाई आप हमारी कंपनी के शेयर्स लें। तो जब वो कंपनी के शेयर्स लेता है तो शेयर्स लेते हुए उसकी नीयत ये होती है कि ये फ्यूचर में वो ग्रो करके देगी। लेकिन मिसाल के तौर पर फ्यूचर में ग्रो करने के बजाय तंग करना शुरू कर देते। तो इसलिए जब भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, आप लोग ने याद है, आप लोग ने पार्ट वन में मेरे साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखी। तो जब हम लोग ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखी थी तो उस वक्त आप लोगों ने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हमने बनाए थे तो हमने क्या क्या बनाया था, याद है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या प्रिपेयर करते थे? सर हमसे एक तो हम प्रिपेयर करते थे बैलेंस शीट। ऐसा ही है। बैलेंस शीट में एक होता था हमारा सर हमसे इनकम स्टेटमेंट। ठीक है। तो ये आप लोग तो पार्ट वन में करके आ गए ना। अब इंशाल्लाह आप पार्ट टू में आप क्या सीखेंगे? सर पार्ट टू में आप इसका एक एडवांस लेवल सीखेंगे। पार्ट टू में आप सीखेंगे कैश फ्लो। एक ये स्टेटमेंट आप बनाना सीख जाएंगे। अगर सिलेबस ने और थोड़ा टाइम दिया तो ये भी सिखा दूंगा, चेंजेस इन इक्विटी। इसके अलावा एक और पार्ट है आप लोगों का, उसको अपने माइंड सेट में रखें आप लोग। नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसको अपने माइंड सेट में रखें, जब आप बात कर रहे हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सर हमजा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? भाई बैलेंस शीट में आप क्या क्या दिखाते हैं? सर बैलेंस शीट में हम एसेट्स दिखाते हैं। सर हमजा हम लाइबिलिटीज दिखाते हैं। और सर हमजा हम कैपिटल की बात करते हैं। इसी तरीके से इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम रेवेन्यू की बात करते हैं और एक्सपेंसेस दिखाते हैं। इसमें हम लोग किस पे बात कर रहे होते हैं? सर हम लोग कैश के इनफ्लो की बात करते हैं और आउटफ्लो की बात करते हैं। ठीक है। अब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैसा होता है वो मैं आपको बता दूंगा। सर इसमें हम किसकी बात कर रहे होते हैं? सर इसमें हम इक्विटी के इंक्रीज और डिक्रीज की बात करते हैं। डिक्रीज ऑफ इक्विटी। और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये तो याद रखें, बेसिकली डिटेल नोट होता है ताकि शेयर डिटेल विच शो एडजस्टमेंट। जो किससे होती है? एडजस्टमेंट को शो करने के लिए दिखाते हैं। सही है। अब सर ये सब करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जब ये सब करने का ऑब्जेक्टिव आपको अपने माइंड सेट में रखना होगा, तो इसको अपने माइंड सेट में रखिएगा कि जब ऑब्जेक्टिव, बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सर हमजा हम अपने इन्वेस्टर के लिए। और ये सारी रिपोर्ट पढ़ते हैं। और ये सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद डिसीजन लेते हैं कि वेदर इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये पूरी आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होती है। तब तकरीबन अगर हम किसी स्टैंडर्ड और लिस्टेड कंपनी की बात करें तो स्टैंडर्ड और लिस्टेड कंपनी की ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कम से कम 200 से लेकर 250 पेज की। उसमें सबसे ज्यादा एरिया नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेता है। तो मेरा बेटा इसको अपने माइंड सेट में रखें कि अब ये वाला हिस्सा ना, इतना बड़ा डिटेल डेटा पढ़ना ये किसी के बस की काम नहीं है। व्हेन यू आर बिकम फाइनेंशियल एनालिसिस इन योर रियल लाइफ, तो ये आपके लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा। इसलिए अब आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया जा रहा है जो इस पूरे चैप्टर की संग मील है। उस टॉपिक का नाम क्या है? फाइनेंशियल
रेशियो एनालिसिस, जो कि मैंने स्टार्ट में ही मेंशन कर दिया है। अब फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस क्या है, आप आए देखें, पहले समझें, नोट्स मैंने आपके सामने खोल दिए हैं, पढ़ें। फाइनेंशियल रेशियो आर अ क्वांटिटेटिव टूल। आप समझ में आए कि क्वांटिटेटिव टूल क्यों बोला गया, कि जिसमें आप कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें, लिखा हुआ है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट हेल्प्स टू वेरी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कि कौन सी कंपनी कैसी जा रही है, अच्छी जा रही है, बुरी जा रही है, क्या है, मैं इधर करूं या नहीं करूं, ठीक है। पर्पस क्या है, टू प्रोवाइड इंसाइट ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट्स टू द बिजनेस सच एज लिक्विडिटी, profitability and solvency, efficiency and market valuation. Ratio help the investors, देखे मैंने आपको बोला था, analysis और managers to decision by assessing financial health, operational efficiency, risk, growth potential. अब मेरा बेटा इस चीज को अपने माइंड सेट में रखे हैं। सबसे पहले आपके पास एक चीज आ रही है, लिक्विडिटी रेशियो। अच्छा ये ना, ये जो एरिया मैंने इतना सारा लिखा है ना, ये सब आपके पढ़ने का है, मेरे पढ़ने का नहीं है, जो पेपर आप लोग ने पास करा। मैंने नीचे एक लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट बड़े काम की है। बस जिस बच्चे ने ये चैप्टर निकालना है, इस लिस्ट को अपने माइंड सेट में रख ले, दैट्स इनफ, हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी में कौन सा रेशियो है, सबसे पहले करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, ऐसा ही है। आगे क्या लिखा हुआ है, ये आगे जो इंटरप्रिटेशन लिखी हुई है ना, आप यकीन करें, जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं तो ये इंटरप्रिटेशन इतनी खतरनाक होती है, लोगों को इंटरप्रिटेशन लिखने नहीं आती कि भाई आप मेरे को डिसीजन लेके बताओ। ये इंटरप्रिटेशन क्या है, बेसिकली आपका डिसीजन जो कि आप लफ्जों में लिख के देते हो कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट, वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन दैट प्रोजेक्ट। तो सर इस चीज़ को अपने माइंड सेट में रखिएगा कि जब भी आप फाइनेंशियल रेशो करेंगे, अभी एडीसी के लेवल पे अगर आप बात करते हैं ना, एडीसी के लेवल पे इंटरप्रिटेशन नहीं पूछते, आप लोग की बचत हुई हुई है। लेकिन वैसा आगे तौर पर जिंदगी में आप जॉब वगैरह पे जाएंगे और आप देखें अभी सीएफए के मॉडल आना शुरू होगा, तो सीएफए के मॉडल में सबसे ज्यादा जोर किस पे दिया जा रहा है, इंटरप्रिटेशन पे, कि बताओ ये नंबर आया तो इस नंबर आने का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो जब सवाल में कराऊंगा ना, तो उस वक्त दिमाग में हाजिर रखिएगा। इसी तरह एक क्विक रेशो होता है, एक कैश रेशो होता है, एक ऑपरेटिंग। अच्छा एक बार याद रखिएगा, ये क्विक और ये कैश है, इसको फिलहाल आप लोग इतना ज्यादा एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, इसको थोड़ा सा साइडलाइन पे रखिएगा, सही है। इसको थोड़ा सा साइडलाइन पे रखें आप लोग। बाकी ये जो करंट रेशो है और क्विक रेशो है, ये इंशाल्लाह सारे टेस्ट होंगे, सही है। तो सर आए मैं सवाल की तरफ चलता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू है। स्टार्ट में हल्के सवाल रखें ताकि जल्दी जल्दी आप लोग कर लें। अब एग्जामिनर देखो आपसे पूछना शुरू कर रहा है, अ कंपनी हैज अ करंट एसेट ऑफ 5 लाख एंड करंट लाइबिलिटीज ऑफ 2.5 लाख, कैलकुलेट द करंट रेशो एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो सर मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप बीएसएफ के स्टूडेंट है, बीबीए के स्टूडेंट है, एमबीए के स्टूडेंट है, तो याद रखिएगा इंटरप्रिटेशन आपको लिखनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके पास कोई वो नहीं है। अच्छा मैं पहले इसका फॉर्मूला आप लोगों को दिखा चुका हूँ, तो सर फॉर्मूला आप उधर से एकदम वापस से टैली कर लें ताकि आप लोग के लिए मसला ना हो। आप लोग देख लें करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आए सर बिस्मिल्लाह करते हैं। यस, बात तो सिंपल है, लेकिन बात है लॉजिक की। आप देखें इधर गौर से। अच्छा तो भाई अभी हम लोग क्या करना है, अभी हम लोग को बेसिकली इसका करंट रेशो निकालना है, फॉर्मूला आपको मैं बता चुका। आप देखें इधर गौर से, जब हम बात करेंगे करंट रेशो की, तो करंट रेशो के लिए आपको दो वेरिएबल चाहिए होते हैं, अपने माइंड सेट में रखिएगा उन दो वेरिएबल्स को। सबसे पहला है आपका करंट एसेट और दूसरा है आपका करंट लायबिलिटीज, सही है। अब इन दो वेरिएबल्स को हासिल करने के लिए करंट रेशो कैसे निकालेंगे, शामिला करंट रेशो निकालने का तरीका है करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट कितने के हैं सर, 5 लाख के हैं।
और करंट लाइबिलिटी कितने की है सर? 2.5 लाख की है। सर हमसे जब हमने इसको सॉल्व किया तो 2:1 आ गया। अब क्या समझ में आ रहा है? 2:1 से क्या समझ में आ रहा है कि इसके करंट एसेट, इसके करंट लाइबिलिटी इसके 2 टाइम्स है। यानी कल सुबह अगर मिसाल के तौर पे कंपनी डूबती भी है तब भी इसके बाद 2.5 लाख रुपए का कैश बचेगा, 2.5 लाख की पेमेंट करने के बावजूद। तो इधर आपके पास बेसिकली आपके जो करंट एसेट्स हैं वो ज्यादा हैं आपकी करंट लाइबिलिटीज से। तो फिर इधर आपका डिसीजन ये होगा कि शुड इन्वेस्ट, आपको इधर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हमजा करंट एसेट करंट लाइबिलिटी से ज़्यादा है। ये इस बात की हमको वजाहत दे रहा है कि इन फ्यूचर अगर ये लॉस में भी जाती है, कुछ भी होता है, तब इसके पास सरप्लस अमाउंट इतनी है कि ये हमें नुकसान नहीं देगा। तो ये डिसीजन करने होता है। रेशियोज के फॉर्मूलाज तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान भी है, लेकिन मेन मसला ये होता है कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन क्या करते हो, आप इसका डिसीजन क्या लेते हो। नॉर्मली लोग इसके डिसीजन में आके फंस जाते हैं। अब देखिए मैं एक और पार्ट आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब आप देखें इधर एग्जामिनर ने क्या क्या चीजें मांग ली आपसे। इधर सबसे पहले तो उसने आपको बोला है कि मेरे को क्विक रेशियो निकाल के दो। आप क्विक रेशियो को थोड़ा साइड पे करें, सबसे पहले आप निकालें इसका करंट एसेट, ओ सॉरी करंट रेशियो। तो सर हमजा अगर हम इसका करंट रेशियो निकालते हैं तो करंट रेशियो निकालते वक्त इसकी करंट एसेट्स कितने के हैं सर? 4.5 लाख के। सही है। और सर इसकी करंट लाइबिलिटीज कितनी है सर? 3 लाख की। तो सर अगर देखा जाए तो ये भी कोई बुरा सौदा नहीं, ये भी अच्छा सौदा है, क्योंकि आपके करंट एसेट आपकी करंट लाइबिलिटीज से क्या है? ज्यादा ही। और रेशो आपका और रेशो आपका याद रखिएगा 1.5 आ रहा है। अगर हम इसको यूं देखें तो 3/2 और ये देखें तो 1.5/1। अब इधर क्या सीखने को मिल रहा है कि सर आपका जो करंट एसेट है वो आपका 1.5 टाइम ज्यादा है करंट लाइबिलिटीज। यानी ये भी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अपनी लाइबिलिटीज पे ऑफ करने पे काबिल है, और उसके बाद भी जो उसका सरप्लस बचेगा तो उससे वो क्या कर सकती है? अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ दे सकती है। हाँ। हाँ अभी इसका इन्वेंट्री का मैं काम बताता हूँ। अब दूसरा है क्विक रेशियो। क्या है? क्विक रेशियो। अच्छा एक बार याद रखिएगा, आप लोग जो अभी सीख रहे हैं ना इंडेक्स वो रेशियो निकालना, वो आप ये वाली कैटेगरी सीख रहे हैं, लिक्विडिटी। क्या कहते हैं इसको? लिक्विडिटी। सही है। अब लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है सर? अगर आसान अल्फाज में अगर हम लोग बात करें ना तो लिक्विडिटी का मतलब होता है इजीली कन्वर्टेबल टू कैश। हर वो आइटम जिसको कैश में कन्वर्ट करना आसान हो, हम कहेंगे ये हमारे बिजनेस का लिक्विड आइटम। अब लिक्विड आइटम अब कैसे कैश में? कैश जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास एक उधारी है जो कि 5,000 रुपए की है, तो मेरे को बता दो अगर ये उधारी खत्म होती है तो तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? 5,000 ही मिलेंगे, पूरे ही मिलेंगे, कम ज्यादा तो नहीं होंगे। अब तुमने एक डेस्क 5,000 का लिया है, एकदम नया नया डेस्क है, लेकिन तुम मार्केट में कबाड़ी को बेचने जाओगे तो कबाड़ी क्या तुम्हें इसके 5,000 देगा? तो इसका मतलब ये इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश। एक्सलेंट। तो इसका मतलब है अगर आप सर कोई भी अपना एसेट इजीली कन्वर्टेबल टू कैश कर सकते हैं तो वो लिक्विड एसेट है। अगर इजीली कैश कन्वर्ट नहीं कर सकते तो वो क्या कहलाएगा? नॉन लिक्विड एसेट। उतने में हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात। अब इस चीज को अपने माइंडसेट में रखते हुए मैं आपको सबसे पहले किसका फॉर्मूला दिखा रहा हूँ? मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ भाईजान, क्विक रेशो। पहले आप लोग क्विक रेशो का फॉर्मूला देख लें, फिर हम इस पर डिस्कशन। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्रीज। क्या लिखा है इसने? करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होती है सर? जो बेचने के लिए हम माल लेते हैं। क्या माल को कैश में कन्वर्ट करना क्या आसान है क्या? नहीं। सर जल्दी करोगे तो सस्ते में बेचना पड़ेगा, जितने का लिए उतने वापस नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये बेवकूफी वाला सौदा होगा। इसलिए मैंने इन्वेंट्रीज को क्या कर दिया? साइडलाइन कर दिया। अब देखो मैं कैश करंट एसेट में से इन्वेंट्रीज को जब माइनस करूंगा तो बेसिकली वो जो मेरे पास एसेट बचेगा ना,
वो मेरे पास बचेगा क्विक एसेट। क्या बचेगा? और फिर जो उसका रेशो में निकालूंगा तो वो क्विक रेशो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो याद रखना, क्विक को एसिड टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, ये बस नाम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों ने दे दिए हैं, तो उसकी पीएचडी नहीं करनी हमको कि क्यों है क्या है, बस है। तो सर इसको अपने माइंड सेट में रखिएगा कि जब आप बात करेंगे क्विक की, तो क्विक का मतलब होगा एकदम लिक्विड एसिड चाहिए हमें, और वो लिक्विड एसिड होना चाहिए जो कि बेसिकली हमारी ट्रांजेक्शन में हम क्या करे, आसानी करे। सही है? तो सर आए, क्विक एसिड लिख लें या एसिड टेस्ट लिख लें, बात एक ही है। क्विक रेशियो निकालना है सर। हम सर करंट एसेट में से इन्वेंट्री को आप क्या कर दें सर, माइनस कर दें, और करंट लाइबिलिटीज को डिवाइड कर दें। अब सर सवाल में आपके पास देखें करंट एसेट दिए हुए हैं कितने के, 4.5 लाख के। इन्वेंट्रीज कितने की हैं? जबरदस्त। और करंट लाइबिलिटीज कितने की हैं? 3 लाख है। ओके सॉरी। अब आप गौर से देखें, ऊपर भी 3 लाख बच रहे हैं और नीचे भी 3 लाख बच रहे हैं। अब समझ में क्या आ रहा है सर? समझ में ये आ रहा है कि सर आपके एसेट्स हैं और जो आपके करंट लाइबिलिटीज हैं, इससे ये सीखने को मिल रहा है कि भाईजान अभी भी कंपनी इतनी काबिल है, इतनी भी अच्छी कंपनी है कि अपनी इन्वेंट्री को यानी अपने माल को भी साइड में करते हैं ना, तब भी वो कम से कम अपना डेट पे करने के काबिल है। तो सर अगर इधर हम देखते हैं तो इधर क्या सीखने को मिल रहा है सर? जो क्विक एसेट है वो बराबर है करंट लाइबिलिटीज को, तो शुड इन्वेस्ट। हाँ भाई, तुम इधर भी इन्वेस्ट कर सकते हो, कोई मसला नहीं। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर ये अगर तुम्हें कुछ दे नहीं रहा तो तुमसे ले भी नहीं रहा, लेकिन मिसाल के तौर पर जिधर आपकी लाइबिलिटीज का रेशो ज्यादा हो जाएगा और जिधर आपके एसेट्स का रेशो कम हो जाएगा, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा वेदर शुड आई गेट हाई प्रॉफिट और नॉट। अंडरस्टूड? तो चलें सर आगे बढ़ते हैं। अब देखें एग्जामिनर ने एक और आइटम आपके सामने रखा है, लेवरेज और सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना। अब हमें ये देखना है कि मिसाल के तौर पे कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जिसमें हमारा मिसाल के तौर पर दिवालिया के चांसेस बढ़ जाएं। अब मैंने याद है आप लोग को, मैंने एक इक्वेशन पढ़ाई थी, अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या थी अकाउंटिंग इक्वेशन, याद है? फर्स्ट ईयर वालों को ही पढ़ाता हूँ, एडीसी पार्ट 1 वालों को ही पढ़ाता हूँ। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग इक्वेशन। अब वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे को इधर उसकी हेल्प पड़ेगी। बताओ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है भैया? बहुत इजी कॉन्सेप्ट है सर, थोड़ा दिमागों पे जोर दें। मैं थोड़ा आसरा दे रहा हूँ आप लोगों को। एसिड से स्टार्ट होती थी, बताएं क्या थी वो? एसिड्स किसकी मदद से आते हैं? एसिड्स इजिकल टू, हाँ, और और प्लस कैपिटल। सर हमजा मैं बिजनेस में जितने भी एसेट्स लाऊंगा वो सब या तो अपने पैसे से लाऊंगा, ऑन मनी, या तो भीख मांगूंगा, बाय मनी। ऑन मनी है, अब इससे कैश लूंगा, ये भी क्या रिसोर्स है? कैश है। ये भी क्या है? कैश है। दोनों के कैश को प्लस करूंगा और उससे मैं क्या लूंगा? एसेट्स लूंगा। एसेट्स लेके क्या करूंगा सर? रेवेन्यू कमाऊंगा, और रेवेन्यू कमाने के साथ साथ कुछ खर्चे भी करूंगा। याद आ गया कॉन्सेप्ट? यकीन करें ये बहुत बुनियादी कॉन्सेप्ट है। आप अकाउंटिंग में किसी भी लेवल को टीच कर लें, सीए, सीसीए, बीएसएफ, किसी को भी टीच कर लें, अगर मिसाल के तौर पर ये बुनियादी कॉन्सेप्ट बच्चे का अलावा है तो कभी अकाउंटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो सर एक बात याद रखिएगा, दोनों से मैंने कैश लिया था और दोनों के कैश के रिसोर्स को मैंने किसी न किसी आइटम यानी एसेट में कन्वर्ट किया रेवेन्यू कमाने के लिए। तो इसको अपने माइंड सेट में रख लें। अब आप ये सीखने जा रहे हैं, अब हमने ये देखना कहा मिसाल के तौर पर अगर तुम्हारी लाइबिलिटीज 40% है और तुम्हारा अपना पैसा 60% लगा हुआ है बिजनेस में, तो मेरे को बताओ तुम्हारा बिजनेस सिक्योर है या नॉन अनसिक्योर? सिक्योर है। अपना पैसा ज्यादा है, गेट का पैसा कम है, कल सुबह नुकसान हुआ तो अपने पैसा अपने पास इतना पैसा है कि मैं अगले को पेमेंट करके सेटल कर सकता हूँ। अब देखिए सिर्फ आपको परसेंटेज देखने से इतनी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अब लेकिन सवाल इस लिहाज से नहीं आता ना, सवाल को तो आपको पूरा करके देना है। अब मैं अगर इसी चीज को चेंज कर दूं, भाई मैं आपको ये कह दूं कि आप एक काम करें, इसको 60% कर दें और इसको 40% कर दें। अब बताएं आप आपके बिजनेस की नेचर कैसी है?
सर अनसिक्योर है, अनसिक्योर है। अनसिक्योर का मतलब क्या है सर, ये बहुत ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट है, क्योंकि उसमें लोगों की उधारी ज्यादा लगी हुई है, अपना पैसा इस बंदे का खुद कम लगा हुआ है, तो अब वो बंदा मेरे लिए क्या हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। अब मैं देखिए, मैं इधर से आपको डिसीजन मेकिंग करना सिखाता हूँ। आपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई, उसमें 60% का लाइबिलिटी थी, 40% का कैपिटल था, और आप यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के किसी बैंक में ले रहा है। अब मुझे बताएं, बैंक वाला आपको इंटरेस्ट तो दे, लोन तो दे देगा, ज्यादा इंटरेस्ट पे देगा कम इंटरेस्ट पे देगा? ज्यादा इंटरेस्ट पे देगा। क्यों? क्योंकि वो साफ बोलेगा भाई, जहां तुम इतने लोगों की पेमेंट कर रहे हो, वहां थोड़ी पेमेंट मुझे भी कर दो। तो इसको अपने माइंडसेट में रखिएगा कि बेसिकली आप रेशो सिर्फ इसलिए नहीं सीख रहे, रेशो में है क्या, फॉर्मूला डालो और डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस है। बेसिकली रेशो की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई ये रेशो है तो क्यों है। अभी मैंने आपको सिंपल सिंपल सवाल करा रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में मैं आपको दो कंपनियों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर मैं आपको बोलूंगा मेजर करो कौन सी कंपनी अच्छी जा रही है। तो वो जो आप डिसीजन लोगे ना, वो मजे वाला डिसीजन होगा कि हाँ भाई, ये वाला एरिया इस वाली कंपनी का अच्छा है, ये वाला एरिया इस वाली कंपनी का अच्छा है। अब ज्यादा एरिया कौन से इदारे के अच्छे हैं, फिर उधर आपको डिसीजन लेने में आसानी। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को भूलिएगा मत, अपने माइंड सेट में रखिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बुनियादी कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब चले आए इसके सवाल देखें जरा, 2 मिनट मेरा बेटा, फिर हम लोग चलते हैं। अब देखें सॉल्वेंसी रेशो में पहले क्या लिखा हुआ है, टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी। जितनी भी लाइबिलिटीज है उसको ऊपर रखो और शेयर होल्डर इक्विटी को क्या कर दो, उससे डिवाइड करो। तो आपको बात बेसिकली क्या आ जाएगा, डेट टू इक्विटी रेशो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डेट टू इक्विटी रेशो। चलें सर, अब इसके सवाल को भी देख लेते हैं जरा। आप बोल रहे हैं आप फॉर्म हैज टोटल डेट इज 1.2 मिलियन एंड टोटल इक्विटी इज 8 लाख। कैलकुलेट द डेट टू इक्विटी रेशो एंड एक्सप्लेन व्हाट इज इंडिकेट्स। क्या समझाना चाह रहा है ये? बहुत अच्छा लॉजिकल सवाल है, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, मजा आएगा। सॉल्व करने से पहले अगर आप लोग आंसर निकाल लो ना, तो इसका मतलब है टीचर की मेहनत वसूल होगी। थोड़ा सा दिमाग चलाएं। डेट कितना है सर? 12 लाख रुपए का डेट है, ऐसा ही है। अब आप मुझे एक चीज बताएं, इस बंदे का अपना कैपिटल कितना लगा हुआ है? सर टोटल डेट कितना है सर? 12 लाख। अपना कैपिटल कितना लगा हुआ है? तो सर आप मेरे को बताएं, उधारी ज्यादा है या अपना पैसा ज्यादा है? गौर से देख लें, कैपिटल अपना पैसा होता है। अपना पैसा कितना लगा हुआ है और उधारी कितने की है? तो इधर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर आप इन्वेस्टर होते हैं? नहीं करेंगे सर। उधार का परसेंटेज ज्यादा है, अपना परसेंटेज कम है। तो सर इधर देखें, कैलकुलेट डेट टू इक्विटी रेशियो, एग्जाम में बोला है डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल दो। डेट टू इक्विटी रेशियो निकालना है आपको। अब देखें डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल डेट या टोटल लाइबिलिटीज लिख लें, कोई मसला नहीं है, और इक्विटी से इसको क्या कर दें, डिवाइड कर दें। अब दिमाग चलाएं तो गौर से। नहीं आ रही? आ गई, चलो। अब देखें आपके पास टोटल डेट कितना है, 1.2 मिलियन, और इक्विटी कितनी है, 8 लाख। तो सर अगर हम इसको करते हैं तो ये 1.5 आ रहा है। सर 1.5 से क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है आपकी? सर अगर गौर से देखें तो आपका जो डेट है वो बड़ा है आपकी इक्विटी से, ऐसा ही है। तो शुड इन्वेस्ट, शुड रिजेक्ट? इन्वेस्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए। सर हमसे पहले तो आप एक्सेप्ट कर रहे थे, बेटा तू देख तो सही, पहले ऊपर एसेट लिखा हुआ था, अब लाइबिलिटी लिखी हुई है। अब मिसाल के तौर पे ये समझा क्या रहा है, ये समझा ये रहा, अगर मिसाल के तौर पे कल सुबह ये बिजनेस बंद भी होता है, तब भी ये 12 लाख की उधारी की पेमेंट नहीं कर सकता, कम से कम 8 लाख की पेमेंट कर सकता है। इसका मतलब है इसके जो इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा रिस्की हैं, उन्होंने ये रिस्क खेलने का फैसला कर लिया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिधर बहुत ज्यादा रिस्क होगा उधर बहुत ज्यादा रिटर्न का चांस भी होगा। तो सर प्लीज जब आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे होंगे तो इस चीज को अपने माइंडसेट में रखिएगा, डेट टू इक्विटी रेशियो निकालने का ऑब्जेक्टिव यही होता है। अगर मिसाल के तौर पे 1:1 आ जाता, जितना आपके पास डेट है उतनी आपके पास इक्विटी है, तो अभी हमने एक ऐसा सवाल किया था, उधर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि भाई अगर लेगा नहीं तो देगा भी नहीं। लेकिन इधर तो सर मसला ये है कि ले रहा ज्यादा है और दे रहा कम है। तो सर इसको अपने माइंडसेट में रखिए।
एक और पार्ट देखते हैं आए मेरे दोस्त। अब देखें एग्जामिनर ने आपसे इक्विटी रेशियो मांग लिया। एग्जामिनर आपको बोले कंपनी टोटल एसेट इज 5 मिलियन एंड इज टोटल लाइबिलिटी इज 2 मिलियन। सर आप मुझे बगैर सोल्व करे बताएं कि इधर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। गौर से देखिएगा, टोटल एसेट 5 मिलियन, क्यों? जबरदस्त। सर अगर 2 मिलियन की इसकी लाइबिलिटी है, इसका मतलब 3 मिलियन का कैपिटल है, तो अपना पैसा उधारी से ज्यादा है तो उधर इन्वेस्ट कर देंगे तो मसला नहीं है। अच्छा इक्विटी रेशियो निकालना है, बहुत आसान सा है, जल्दी जल्दी देख लें इसका। इक्विटी रेशियो निकालते वक्त टोटल लाइबिलिटीज, अब देखें आप इधर कैलकुलेट द इक्विटी रेशियो। सबसे पहले देखें इक्विटी रेशियो निकालने के लिए आपको अपने माइंडसेट में ये भी रखना पड़ेगा कि इक्विटी निकालेंगे कैसे, क्या फॉर्मूला है इक्विटी निकालने का। थोड़ा सा दिमाग चलाएं हम लोग, इक्विटी निकालना पता चल जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इक्विटी का फॉर्मूला बताया था। इक्विटी कैसे निकालेंगे? सर सबसे पहले तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन को हम इस्तेमाल करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या कह रही है मुझे? एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। सबसे पहले तो हम लोग क्या निकाल लें सर? कैपिटल निकाल लें आप। कैपिटल निकालने के लिए मैं एसेट्स में से क्या माइनस कर दूंगा सर? लाइबिलिटीज को माइनस कर दूंगा। सर मेरे पास एसेट कितना है सर? 5 मिलियन है, ऐसा ही है उस्ताद। लाइबिलिटीज कितनी है सर? तो टोटल कैपिटल कितना हो गया मेरे पास? 3 मिलियन। तो इसका मतलब है सर हमजा आपका कैपिटल 3 मिलियन है, तो शुड इन्वेस्ट तो होगा ही होगा। अब आए एग्जामिनर ने आपसे मांगा इक्विटी रेशियो, क्या मांगा है? इक्विटी रेशियो क्या होता है सर? इक्विटी रेशियो एक सिंपल सा रेशियो है जिसमें हम अपने एसेट्स को कंपेयर करते हैं अपनी इक्विटी से। हम अपने एसेट्स को किससे कंपेयर करते हैं? इक्विटी से। सर एसेट्स कितने हैं हमारे? 5 मिलियन के। और ये हो गया आपका इक्विटी कितना है? 3 मिलियन। तो सर ये आएगा आपका तकरीबन अपना पैसा 1.67। नहीं, तो सर आप देखें 1.67 आ रहा है। अब 1.67 हमें क्या बता रहा है कि इसके एसेट इसकी इक्विटी से ज्यादा है। और जब एसेट अपनी इक्विटी से ज्यादा हो रहे हैं, इसका मतलब साफ साफ है यू आर फंडिंग फ्रॉम एनी अदर सोर्स। आपने कहीं ना कहीं से कुछ लोन लिया है, कुछ ना कुछ जुगाड़ आपने किया है। ठीक है, तो इस चीज को अपने माइंड सेट में रखिएगा। काइंडली इन सवालों को अच्छे से सॉल्व करें। ये रिजेक्शन रूल, एक्सेप्टेंस रूल, ये सारी चीजें आपने अपने माइंड सेट में रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर इससे सवाल बनाएगा। अभी एकदम हल्का हल्का चल रहा है, अगली क्लास के अंदर इंशाल्लाह मैं इसको मजीद एलाबोरेट करूँ। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।